वेलकम एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल किरार क्लासेस में। आज का चैप्टर है 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पाद तक हम कैसे पहुंचे, इसके बारे में हम जानेंगे। समझ रहे हो? आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, इसका हम पता लगाएंगे। चलो सर्च करते हैं। हम उन लोगों के बारे में भी जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। भोजन का इंतजाम करने के लिए वे भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। उन्हें आखेटक कहा जाता है, जो जिसे का मतलब होता है शिकारी। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियां और चिड़ियों को पकड़ते थे और खा जाते थे। फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। अखेटक अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण पहला कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, क्योंकि एक जगह के सारे खाने खत्म हो जाते थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इस जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। जहाँ मवेशी वहां लोग। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य स्थानों में घूमते रहते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में भी मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है, इसका पता लगाते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार भी आज भी बचे हुए हैं, जिनका विश्लेषण पुरातत्वविद करते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डी और मांस को काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों तथा औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ औजार बनाने के भी लिए किया जाता था। औजार भी इनसे बनते थे। रहने की जगह निर्धारित कैसे की? मानचित्र 2 देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिलते हैं। लाल जगह जैसे भीम बेटिका, उस उसकी उसगी, ये ऐसी जगह है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए जाते थे। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। आग की खोज कैसे की, इसके बारे में हम पता लगाते हैं। मानचित्र 2 में कुर्नाल गुफा ढूंढो।
यहाँ है कुणाल की गुफा, दक्षिण भारत में। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। कुणाल की गुफा में आग के अवशेष मिले हैं। इससे हमें पता चला कि प्राचीन लोग आग जलाना सीख चुके थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। बदलती जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनको खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल के लोग मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में जानते हैं। तो इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों का भोजन के लिए बटोरना शुरू किया होगा। साथ ही वे यहाँ भी सीखने लगे होंगे कि यहाँ अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार हो जाते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने के लिए उत्साहित करने लगे होंगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। एक नवीन जीवन शैली क्या थी, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल भी लग सकते हैं। सही है ना? इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे होंगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रुकना पड़ा होगा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने, पौधों की सिंचाई करने से खरपतवार हटाने तक, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करने तक बहुत कुछ शामिल था। कटाई के बाद अनाज का उपयोग कर उन्हें संभालना भी पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने उसके भंडारण की बात भी सोची। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा ताकि इनका भंडारण कर सके। जानवर चलते फिरते या खाद्य भंडारण के बारे में अध्ययन करते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनमें से दूध भी प्राप्त होता है, भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं आगे भी देखो, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है जिनको खाना नहीं चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो आप खा भी सकते हैं, परंतु आप नहीं खाए तो ये अच्छा होगा। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका भी है। आओ आरंभिक कृषकों तथा पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 में देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? मानचित्र 2 यहाँ रहा, इसमें नीले वर्ग, यह नीले वर्ग, मेहरगढ़, बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिरान जो कि बिहार में है, दाऊजली हेडिंग कोलकाता, महागढ़ा,
भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, कोल्डीबा जो उत्तर प्रदेश में है। कोल्डिया में चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें मिले हैं। और मेहरगढ़ में जौ और गेहूं के हमें साक्ष्य मिले हैं। और बुर्ज होम में हमें कुत्ते को दफनाया गया है, ये हमें साक्ष्य मिले हैं। चलो आगे देखते हैं। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यह पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जानने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रहेंगी होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर कैसे पहुंचे मानव, ये हम देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों की पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्जोम वर्तमान कश्मीर में है। ये लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्त आवास कहते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली होंगी। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्त आवास का चित्र बनाओ, ये आपके लिए होमवर्क है। प्लीज डू होमवर्क। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाणकालीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पेना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों लोग साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया करते हैं। उसी तरह यहाँ प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों के भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। बर्तनों में वे खाना बनाने लगे यहीं से, नवपाषाण युग में। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अब वे शिकार नहीं करते थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई लोगों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम कर रहे थे, वही अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना बना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। एक सूक्ष्म निरीक्षण हम करते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु मानचित्र 2 में आप मेहरगढ़ ढूंढो। मेहरगढ़ जो कि आज के पाकिस्तान में है, जो अभी हमने मैप में देखा था। यहाँ ईरान वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाका में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना तथा भेड़ बकरी को पालना सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिली है। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर के में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः
मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर।